नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान में छिड़ी जंग, पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक, काबुल के अस्पताल को बनाया निशाना, 500 से ज्यादा मौतें, 250 से ज्यादा घायल, पाक की हरकत पर तालिबान आग बबूला। काबुल में पाक के हवाई हमले से भड़का भारत, लोगों की मौत पर पाकिस्तान को लगाई लताड़, भारत की तरफ से हमले की गई कड़ी निंदा। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत, विपक्ष की करारी हार से बौखलाई कांग्रेस ने ओडिशा के विधायकों को किया सस्पेंड, ऑपरेशन लोटस का लगाया आरोप। बीजेपी के बाद टीएमसी ने भी जारी की प्रत्याशियों की सूची, ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी चुनाव, तो वहीं चुनाव आयोग का एक्शन जारी, अब 19 सीनियर पुलिस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। मिडिल ईस्ट में जंग का 18वां दिन, तनाव अभी भी जारी, सहयोगी देशों से मदद न मिलने पर भड़के ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दे डाली चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पाकिस्तान अफगानिस्तान में छिड़ी जंग की। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। काबुल स्थित एक ड्रग रिहैबिलिटेशन अस्पताल को इस पर निशाना बनाया गया, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं, करीब 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस घटना पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने काबुल में किसी भी अस्पताल या नागरिक सुविधा को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान के अनुसार उसकी सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, पर आप जानते हैं ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है पल्ला झाड़ लेना। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस हरकत से आग बबूला है। तालिबान ने कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है, हम इस हमले का करारा जवाब देंगे। सर, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? देखिए, पाकिस्तान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ये तालिबान की सरकार है और तालिबान ये पाकिस्तान संचालित नहीं है। पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है उसके बाद अब तालिबान अपने तरीके से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अगर उसके पास नेवी नहीं है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, तो उसके पास लड़ाके तो हैं और वो अब पाक बॉर्डर के इलाकों में तबाही मचाएगा। और अभी यही बात चल रही थी कि तालिबान के साथ जो टकराव चल रहा है पाकिस्तान में, तालिबान ने अपना तुरूप का पत्ता नहीं खोला। यानी टीटीपी के लड़ाकों को उसने आदेश नहीं दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपना ब्रिगेड खोल दो। अगर जिस दिन उसने टीटीपी के लड़ाकों को पूरी तरह से समर्थन देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ नहीं बल्कि अपने ही धरती पर लड़ाई करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए अब सारे मोर्चों पर अफगानिस्तान सोच रहा है कि पाकिस्तान से इसका बदला लें, चाहे बॉर्डर चेंज करना हो, बॉर्डर रोकना हो, या फिर सेना को भेजना हो, या फिर पाक बॉर्डर पर जो कबीलाई इलाके हैं वहां पर तालिबान का सपोर्टर हो, उन लोगों को खुली छूट देना हो, या फिर बीएलए के साथ संपर्क करना हो, या फिर पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से जंग का ऐलान करना हो। अफगानिस्तान इसका बदला लेकर रहेगा, चाहे शहबाज शरीफ से ले, या फिर असीम मुनीर से ले, या फिर वहां के एयरफोर्स चीफ से ले। बिल्कुल, तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत भड़क उठा है। अफगानिस्तान पर किए गए अटैक को लेकर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमले की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के हमले को अमानवीय और निर्दयनीय बताया। इतना ही नहीं बल्कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की है। साथ ही भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस घटना को सैन्य कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहा है। सर, भारत ने भी कड़ी निंदा की है, भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। आने वाले दिनों में भारत का स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, मोदी ने तो कर दिया, लेकिन मोदी के साथ अभी भारत के अंदर जो विपक्ष बैठा हुआ है, जो चिट्ठी लिखते हैं इस बात को लेकर कि ईरान और यूएस इजरायल के जंग में भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, ये भारत की डिप्लोमेसी रही है और उस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। आज उसे भी खुलकर आना चाहिए।
भारत सरकार ने तो अपना ऑफिशियल स्टैंड दिखा दिया कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है और अभी हमारा दोस्त अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उसकी हम केवल निंदा नहीं करते बल्कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट देंगे। अगर अफगानिस्तान की सेना भारत से कोई आर्मी सहयोग चाहेगा वो भी देंगे, हथियार चाहेगा वो भी देंगे, डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया में अगर वो चाहेगा कि यूएन में हम उसका सपोर्ट करें वो भी करेंगे। पिछले 4-5 दिनों से हम यूएन में हर बार सवाल उठा रहे हैं। भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, वो पाकिस्तान की इन हरकतों के खिलाफ हर रोज रिजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो हर जगह भारत सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत को लगने लगा है कि पाकिस्तान को अगर उसी के हथियारों से जवाब देना है तो उसके दुश्मनों की लिस्ट बढ़ानी पड़ेगी और उसके पड़ोस में अपने दोस्तों की लिस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। जी चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव में पीएम मोदी की बड़ी जीत की। बिहार, हरियाणा और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के आगे विपक्ष की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। नतीजों ने विपक्ष को करारा झटका दिया है। 11 राज्यसभा सीटों में से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि विपक्ष को सिर्फ 2 राज्यसभा सीटें ही मिल सकी है। तो वहीं हार की बौखलाहट से परेशान कांग्रेस ने एक्शन भी लिया है। उड़ीसा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में अपने 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गमांग और सोफिया फिरदौस को पार्टी से निलंबित कर दिया है। सर, राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत और विपक्ष की हार, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में एक्शन क्यों लिया? देखिए, उड़ीसा में ही एक्शन ले सकती है। कांग्रेस पार्टी की इतनी ही हैसियत है। अगर आप चुनाव में जीत नहीं सकते तो बौखलाहट में कहते हो ये ऑपरेशन कमल चल रहा है, ऑपरेशन लोटस। अगर ऑपरेशन लोटस से इतना ही डर है तो ऑपरेशन पंजाब भी बंद कर देना चाहिए। आपका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार देते हो। अगर लगता है कि किसी पार्टी के किसी विधायक को, किसी सांसद को अपनी पार्टी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो आप पिछले अपने कार्यकाल को देख लीजिए। राजस्थान में मायावती की पार्टी के 6 विधायक थे, आपको सपोर्ट किया। अभी तक ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही है कि अपनी सहयोगी पार्टी के विधायकों को ही तोड़ ले, लेकिन मायावती की पार्टी के 6 विधायक राजस्थान में इन्होंने तोड़ लिया। अभी तेलंगाना में इनकी सरकार है, बीआरएस के 10 विधायकों को एक एक करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नहीं तो अभी तेलंगाना में एक सांसद, राज्यसभा के जो 2 सीटों पर चुनाव हुए, एक सांसद बीआरएस के स्पष्ट बहुमत के साथ बन जाते, लेकिन इन लोगों ने उसके विधायक को तोड़ लिए। पहले से ही 10 विधायक तोड़ लिए थे। तो अभी जो जीत हुई है उसमें एनडीए की स्ट्रेटजी और इंडी अलायंस, जो इंडी अलायंस का एक्सपेंशन हुआ इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में इंडी अलायंस का पार्टनर ओवैसी कभी नहीं रहा था। इंडी अलायंस का पार्टनर ये पटनायक कभी नहीं रहे थे, लेकिन इस चुनाव में इन लोगों ने इंडी अलायंस बनाया, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो अब तो इनकी हैसियत का पता चल गया है कि जितना भी एकजुट हो लो, लेकिन जब रणनीति की बात आएगी, जब चुनाव में जाने की बारी आएगी, चाहे ये राज्यसभा का चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा का, तुम्हारी एकजुटता वहीं पर धाराशायी हो जाती है, क्योंकि जनता से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है और अपने ही नेताओं से भी तुम्हारा वैसा कनेक्शन नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने साथ रखते हैं। 202 विधायक, लेकिन सब के सब एकजुट होकर बिहार में वोटिंग किया और आपके पास केवल 41 विधायक, ये टोटल 41 विधायक तुम्हारे संपर्क में थे। सब मिला जुलाकर 41 विधायकों को भी एकजुट नहीं रख पाए, वोटिंग नहीं करवा पाए, तो 202 का मुकाबला कैसे करोगे? इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस राहुल गांधी का, इस फ्रस्ट्रेशन से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की ओर से अच्छा खेल खेल रहा है, उन्हें सीधे बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में
में 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अब उसके पीछे की वजह यह है कि चुनाव आयोग लगातार एक्शन ले रही है। चुनाव आयोग ने आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के 19 सीनियर पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। अधिकारियों के तबादले से ममता बनर्जी काफी परेशान नजर आ रही है। सर, कल बीजेपी की लिस्ट आई, आज टीएमसी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह के फैसले ले रहा है वो ममता बनर्जी की किस तरह से मुसीबत बढ़ा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव आयोग को बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए। क्यों प्रचार करना चाहिए? चुनाव आयोग को प्रचार करने के लिए आप लोगों को बुलाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास डबल संगठन है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर। एक भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राजनीतिक पार्टी का होता है, दूसरा आरएसएस का संगठन। ये दोहरे संगठन के साथ काम कर रही है। हालांकि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा है, अब तक ममता बनर्जी जीतती रही, उसमें 2-3 चीजें इनके लिए महत्वपूर्ण रही है, और उसमें ये कैश का खेल, जिस पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से हथौड़ा चला दिया। कैश नहीं बटेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। कैश जो बांट रहे थे, इनके फ्रीबीज अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दिया। उसके बाद दूसरे स्तर पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ एसपी डीएम को अपने साथ रखती थी, और ऊपर से नीचे तक लेयर बना देती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत ना पड़े, पुलिस अधिकारी ही हमारे लिए वोटिंग करवाएंगे। उस पर भी चुनाव आयोग ने बुलडोजर चला दिया है। जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, लगता तो नहीं है कि ममता बनर्जी का एक भी अधिकारी जिसका दूर तक कनेक्शन ममता बनर्जी के साथ कभी रहा है। नंदिनी चक्रवर्ती इसलिए नप गई क्योंकि ईडी की छापेमारी में वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी थी, और सारी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि आप नेता का इस्तेमाल नेता के लिए करना चाहिए तो आप अधिकारियों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो। तो तीसरे आधार पर जिस तरीके से ममता बनर्जी कैंपेन करती थी, और उसमें उनको एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहता था, यानी पैसे से, संसाधन से भीड़ इकट्ठा करने में, और हर तरह से प्रशासन सहयोग करता था, वो प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे चुनाव में जो ये गुंडों का इस्तेमाल करती थी, आज डरी हुई इसलिए है, कह रही है कि नहीं, घरों से पत्थरबाजी हुए हैं। मोदी की रैली के समय में जो झड़प हुई थी, घरों से पत्थरबाजी हुए हैं, हम उन सब से चुन चुन कर बदला लेंगे। तो अब पत्थरबाजी घरों से हो रही है तो डर लग रहा है। पहले इनके लोग पत्थरबाजी करते थे तो पुलिस क्या कहती थी, वो सरस्वती पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय पत्थरबाजी हो रही है, जुलूस में पत्थरबाजी हो रही है, और ममता बनर्जी कह रही है कि रमजान का महीना है, इस पाक महीने में तो मुसलमान पत्थर फेंक ही नहीं सकते। ये सपोर्ट बेस था, तो सारे सपोर्ट बेस को तोड़ दिया चुनाव आयोग ने, और अब केवल और केवल जनता के साथ जुड़ाव के आधार पर चुनाव होगा। तो फिर ममता बनर्जी कहां बैठेगी, ये तो परिणाम ही तय कर लेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के दोस्त देशों ने बड़ा झटका दिया है। सहयोगी देशों ने ट्रंप की अपील को ठुकराते हुए साफ कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के पास अपना वॉरशिप नहीं भेजेंगे। इसके बाद से ही ट्रंप भड़के हुए हैं। दूसरे देशों का सहयोग न मिलने पर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, यूएस सबसे ताकतवर देश है और देश की मिलिट्री सबसे अधिक मजबूत है। सर, ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है और ट्रंप चेतावनी क्यों दे रहे हैं? देखिए, ट्रंप ने सारे देशों को पूछकर हमला तो किया नहीं था। ये अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब से ये दूसरा कार्यकाल ट्रंप का शुरू हुआ है, इसने सोच लिया कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों के इतिहास में हमारा नाम ऐसे दर्ज होना चाहिए कि हमने अमेरिका को उस लेवल पर पहुंचाया जहां पर पहले कभी नहीं था। वर्चस्ववादी नीति। तो जब वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, तुम महाशक्ति हो, तुम्हारे पास बड़ी आर्मी, बड़े एयरफोर्स हैं, तो फिर सहयोग क्यों मांग रहे हो? ईरान पर अटैक किया तो आपको नाटो से सहमति लेनी चाहिए थी, तब तो नाटो आपके साथ होता। नाटो भी अमेरिका के उस नीति को समझ चुका है। पिछले कुछ समय से जितने युद्ध हुए, इराक युद्ध में भी नाटो का इस्तेमाल किया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, सब लोगों ने समझ लिया कि अमेरिका अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तेल कुओं पर वो जाएगा और हमें परेशान करेगा। कुवैत के युद्ध में, इराक और कुवैत के बीच जब युद्ध हुआ सद्दाम हुसैन के समय में, इन लोगों ने कुवैत को सपोर्ट किया। कुवैत के सारे तेल के कुओं पर, रिफाइनरीज पर, हर जगह अमेरिका ने कब्जा किया। नाटो के सहयोगी देश यानी यूरोपीय देशों को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब कितनी बार तुम्हारी सहयोग करे? आप किसी से सहमति लेते नहीं।
अपने रास्ते अपना तरीके से अपनाते हो, और जब युद्ध के बीच में फंस जाते हो तो उसके बाद कहते हो नहीं नहीं हमारी आर्मी नहीं, आपकी आर्मी भी हो, आपका एयरफोर्स भी हो, आपका नेवल शिप भी हो। तो इसीलिए कुछ देशों ने समझ लिया है, और अमेरिका में ये ट्रंप जो बार बार बोल रहा है कि हम अकेले काफी हैं, एक बार कोशिश करके देख लो, फारस की खाड़ी में अगर इसका युद्धपोत जाता है, ये तो ऐसे ही 1000 किलोमीटर दूर से ये हमेशा अटैक करता रहा है। कभी भी अमेरिका अपनी धरती पर युद्ध नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी ये परोक्ष तौर पर ही युद्ध में शामिल हुआ था, और इसलिए जापान ने इससे बदला लिया। उसके बदले इसने परमाणु बम गिराए थे। लेकिन इस बार अगर वो खुद ही युद्ध लड़ता है तो अमेरिका जीत तो सकता है, लेकिन ट्रंप नहीं जीत सकता जी। अमेरिका में एक एक सैनिक का शव अगर अमेरिका जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की कुर्सी जितनी दूर होती जाती है, और ट्रंप इसी में ट्रैप में फंसा है। उसको लग रहा है 2-4 युद्धपूत हमारे गिरे, 2-4 विमान गिरे, 2-4 हजार सैनिक मारा गया, तो सबसे पहले मेरी कुर्सी पर खतरा होगा, अमेरिका में विद्रोह होगा कि इसे पहले बर्खास्त करो, हटाओ। इसीलिए वो डरा हुआ है कि दूसरे देशों का इस्तेमाल करके ईरान को सरेंडर कराने की कोशिश की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।